नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मेंस के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आज़ादी से पहले और बाद के भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर चर्चा करें। तो हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के डेट ऑफ बर्थ बताते हुए। हम बताएंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत के विभाजन का भी विरोध किया था। तो जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फैमिली शिफ्ट हो गई थी सऊदी अरेबिया। तो उसी के बाद उनका जन्म होता है 1888 में, लेकिन 1890 में उनकी फैमिली वापस इंडिया आ जाती है। और बचपन से ही वो पॉलिटिक्स में बहुत इन्वेस्टेड थे। बहुत ज़्यादा अर्ली एज में ही उनमें काफ़ी रुचि आ गई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के, और 35 साल की उम्र में वो कांग्रेस के सबसे युवा सदस्य बन गए थे। और इसी के अलावा 1940 से लेकर के 1945 तक में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, क्योंकि इतने बीच में कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ था। तो 1940 का जो सेशन था, उसके बाद 1945 का जो सेशन था, वो दोनों इन्होंने ही प्रिसाइड किया था। और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत बढ़ावा दिया करते थे और उनका ये मानना था कि दोनों रिलीजन्स को इक्वली को एग्जिस्ट करना चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया में भी। तो दो पार्ट जो ब्रिटिश इंडिया के हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया, तो वो नहीं चाहते थे कि इंडिया का डिवीजन हो। वो चाहते थे कि दोनों कम्युनिटी इंडिपेंडेंट इंडिया में एक साथ एग्जिस्ट करे, कोई भी पार्टीशन ना हो। इसके बाद हम बताएंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के स्वतंत्रता के पूर्व क्या योगदान थे। तो सबसे पहला उनका योगदान था हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में रहते थे और उन्होंने मुस्लिम लीग की एक अलग राष्ट्र की मांग की आलोचना भी की थी। तो जो जिन्ना की डिमांड हुआ करती थी, सेपरेट नेशन की जो 2 नेशन थ्योरी हुआ करती थी, उन्होंने सबको ही डिस्कार्ड किया था। उन्होंने सबकी आलोचना की थी, सबको क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का कम्युनल डिवीजन सोसाइटी में आए और वो चाहते थे इंडिया एज अ इंडियंस सब इंडिया में रहें, कोई हिंदू मुस्लिम का डिवीजन ना हो। उन्होंने बंगाल विभाजन का भी विरोध किया था। उन्होंने अपने अखबार अल हिलाल के ज़रिए दोनों गुटों को एक करने की कोशिश भी की थी। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चला रहे थे, इसलिए उनके अल हिलाल न्यूज़पेपर को ब्रिटिशर्स ने बैन भी कर दिया था। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खिलाफत आंदोलन के दौरान ही वो गांधी जी और कांग्रेस के अन्य लीडर के संपर्क में आए और 1923 में फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। असहयोग आंदोलन में यानी नॉन कॉपरेशन आंदोलन में भी उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने 1919 के रॉलेट एक्ट का विरोध किया था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। फिर धरसाना सत्याग्रह जो 1931 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, अलग अलग जगह पे सत्याग्रह हुए थे, उसी में से एक था धरसाना सत्याग्रह। और धरसाना सत्याग्रह में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, और ये हमेशा गांधीनियन फिलॉसफी फॉलो किया करते थे, गांधीवाद को फॉलो किया करते थे। तो इन्होंने कोई भी वायलेंस नहीं किया, इन्होंने सत्याग्रह का ही तरीका अपनाया और सत्याग्रह करके और गांधी जी के थॉट्स को, उनके आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करके अपने सारे योगदान दिए। फिर उन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी की भी आलोचना की थी। उन्होंने स्वतंत्र भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के सह अस्तित्व का समर्थन किया था
भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1940 से 1945 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ कई रैलियां, विरोध और आंदोलन आयोजित किए थे। तो इन्होंने लोगों तक पहुंच बनाई, अपनी लोगों को रैली में इकट्ठा किया और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मास को ऑर्गेनाइज करने का, मूवमेंट को बड़ा बनाने का। उन्होंने कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत की थी। तो इंडिया में जो कैबिनेट मिशन आया था, उस कैबिनेट मिशन ने अलग अलग लीडर्स के साथ लगभग 3 हफ्ते तक नेगोशिएशंस करने की कोशिश करी थी। तो कांग्रेस की तरफ से जब नेगोशिएशन के लिए जो लीडर्स गए थे, उनमें से एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे और वो पूरी तरीके से विभाजन के खिलाफ थे। वो इंडिया का पार्टीशन नहीं चाहते थे। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, वो तीनों मेंबर कौन कौन से थे, उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। और कैबिनेट मिशन पे एक पूरा वीडियो है, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद नीचे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। और ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं और वेरियस एग्जाम्स में MCQ में ये पूछे जा चुके हैं। अब हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज़ादी के बाद क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, उनका क्या भूमिका रही थी, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे वीडियोस की PDF आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी PDF भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स रिव्यू भी किए जाएंगे और आपको 1-to-1 गाइडेंस के जरिए सारे क्यूरीज, सारे डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें, आपकी प्रिपरेशन में बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हमारा संविधान बनाने के लिए, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ कमिटीज़ थी जिनके हेड थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में भी अपनी काफ़ी भूमिका निभाई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया था। भारत के जो कई बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, IITs हैं, इन सब की स्थापना और संस्थान जैसे ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, इन सब की स्थापना में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था एज अ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत में CSIR और बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च लैबोरेटरी के फाउंडेशन में भी काफ़ी योगदान दिया था। तो इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड थी, उसमें भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हीं के टेन्योर के दौरान ये सारे इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश हुए थे। इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि आज़ादी से पहले और बाद के भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मेंस पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।